अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इंतखाबात मुज़ाकरात जो है वो फाइनल राउंड में दाखिल हो गए हैं। अब जो अगला राउंड है वो ट्यूसडे के दिन होगा। तब तक तमाम जो जमातें हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स एक दूसरे से मशवरा कर लेंगे। प्रोग्राम के पहले से इस पे बात होगी। हम पूछेंगे कि आज की इस बैठक के अंदर हुआ क्या, वहां पे मौजूद एक मुज़ाकराती कमेटी की रुकन से। उसके बाद आईनी बहरान और सियासी घमसान का नतीजा क्या निकलेगा। अगर मुज़ाकरात के नतीजे में कोई कंसेंसस होता भी है तो क्या आईनी तौर पर उसकी गुंजाइश निकालने की इस वक्त मौजूद है ऑप्शंस। प्रोग्राम के दूसरे से इस पे कानूनी टेक लेंगे। आखिर में मौशी पॉलिसियां जो है उससे सरमायाकार बिल्कुल बेहाल है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम इस पे बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं आज की बड़ी खबर। जो मुज़ाकरे हैं आज उनका दूसरा राउंड हुआ। बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल इस तरह से है कि जो टेबल के ऊपर बातचीत होती है, जो गुफ्तगू होती है, उसमें बहुत लचक है। उसमें तमाम जमातें एक दूसरे को अकोमोडेट करने की बात करती हैं, लेकिन जो बाहर मीडिया के लिए जो नैरेटिव है उनकी कंजम्पशन के लिए और अपने अपने वोटर और अवाम की कंजम्पशन के लिए वो बड़ा अग्रेसिव है। फॉर एग्जाम्पल आज जब ये मुलाकात खत्म हुई तो सबसे पहले बाहर आए इसहाक डार साहब और उनकी टीम, यानी हुकूमती मुज़ाकराती टीम। उन्होंने आकर कहा कि कोई डेडलॉक नहीं है। जरा ये देखिए कि दोनों साइड से प्रोग्रेस हुई है। नंबर 1 जहां छोड़ा था वी मेड प्रोग्रेस। उसके बाद दोनों साइड ने अपने अपने प्रपोजल दिए कि ये कर लें। उनका भी एक प्रपोजल है। कोई डेडलॉक नहीं, कोई डेडलॉक नहीं है। पॉजिटिव बात हुई। ट्यूसडे इंशाल्लाह 11 बजे हम यहाँ मिलेंगे ऑलमोस्ट फाइनल राउंड के लिए। तो ट्यूसडे 11 बजे फाइनल राउंड के लिए मिलेंगे। जो भी प्रपोजल्स है दोनों जमातें अपनी लीडरशिप से जाके, ये टीमें अपनी लीडरशिप से जाके डिस्कस करेंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आते हैं और मोर और लेस वो भी यही बात करते हैं कि बहुत मस्बत डेवलपमेंट हुई है। जरा ये देखिए कि पीटीआई की जो मुज़ाकराती टीम है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके सेंटिमेंट्स, उसके अल्फाज क्या है। उस पर हमने, मेरी नजर में हमने आज मुनासिब पेशरफ्त हासिल की है। ये है टेबल के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके बाद बाहर आकर बयान। एक बयान जो पब्लिक स्फेयर में है, जो हॉक्स जिसको लीड कर रहे हैं, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जावेद लतीफ साहब हैं। वो कहते हैं हमें तो मुज़ाकरात चाहिए ही नहीं है, ये किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम तो साथ बैठने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। एक वो है फॉर पब्लिक कंजम्पशन और एक बताने के लिए कि जी हम नहीं इसके बैठ रहे इस वक्त। और फिर जवाबन फिर पीटीआई से फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि नहीं बात करनी तो ठीक है, फिर कोई जरूरत नहीं मुज़ाकरात की। सो जो बाहर पब्लिक कंजम्पशन के लिए क्या कहते हैं, जरा ये देखिए। मैं भी यही कह रहा हूँ मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए। मैं खुद ही का वक्त का ज़िया है। मैं तो आपके सामने अभी हमने कह दिया हुआ है कि ये हमारे पास ऐसे नहीं है। भाई साहब अक्टूबर से पहले होने के कोई इम्कानात नहीं है। मुज़ाकरात से कोई नहीं है। कह रहा है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं होने, तो फिर अभी अपने लोगों को कहीं वापस आ जाए, फिर तो मुज़ाकरात क्या होना है। यानी कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं टेबल के ऊपर, चाहे ख्वाजा आसिफ साहब कहें जो भी इस हवाले से, लेकिन अपेरेंटली जो वहां लोग मौजूद है कहते हैं कि कुछ पेशरफ्त तो उसमें हुई है। इमरान खान साहब ने जो सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की कुछ दिनों पहले, उसमें उन्होंने कहा कि जी 2 असेंबलियां तहलील होती हैं तो ज्वाइंट इलेक्शन के लिए तैयार है। यानी जो मैक्सिमम पोजीशन है जो पीटीआई की इस वक्त है कि दोनों असेंबलियां तहलील करें और फिर ज्वाइंट इलेक्शन है, तब ये मानेंगे। 14 मई को भी इलेक्शन नहीं होते तो आइन टूट जाएगा। अगर आइन टूट गया तो फिर जिसका भी जोर होगा उसी की बात चलेगी। पहले दिन से कह रहा था इलेक्शन की तारीख पर बात कर सकता हूं। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी दोनों को कह रहा हूं कि हुकूमत फौरी असेंबली तोड़कर इलेक्शन चाहती है तो ही बात करें। ये दोबारा सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं तो मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। आज सुबह जब कोर्ट गए खान साहब तो उन्होंने वहां पे सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। मुझे जो इंटरव्यू दिया उसमें भी मोर और लेस उन्होंने जुलाई की डेट के हवाले से बात की। तो प्रिंसिपली पीटीआई की इस वक्त पोजीशन इस हवाले से ये है। मेरा मैंडेट था शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी से कोई अभी तक राब्ता नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। अगर ये हमें कोई प्रपोजल देते हैं जो जिसको सुप्रीम कोर्ट एंडोर्स करेगा, ऐसी प्रपोजल हो कि जॉइंट इलेक्शन हो जाए और फौरी हो, जून जुलाई में क्या हाँ जुलाई में हो सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। किश्वर ज़ाहिरा साहिबा रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मेंबर हैं हुकूमती मुज़ाकराती टीम की, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया किश्वर साहिबा। आज का जो सेशन है ये खत्म हुआ है, अब एक फाइनल राउंड है। सो आज की अगर हम बात करें तो आपकी असेसमेंट क्या होगी, कितने फीसद जो है वो मामला सुलझ गया है और अभी इसमें कितने फीसद मजीद रुकावटें हैं, एक ओवरऑल जनरल पिक्चर अगर आप हमें दे सकें। हाँ देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी खुशाइन बात यह है कि ये जो 1 साल से तकरीबन सड़कों पे बदज़बानी और बहस और मुबाहिसे ये सब चल रहे थे, ये शुक्र है खुदा का कि देखिए
सियासी प्लेटफॉर्म पे आ गई ये चीजें। और यहाँ पे इस टीम में जो लोग बिठाए गए हैं वो दोनों तो से बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, समझदार पॉलिटिशियन हैं। और जो वकला भी बिठाए गए हैं हुकूमत की तरफ से, आजम तारड़ साहब बहुत समझदार और बैलेंस्ड आदमी हैं, और अली जफर साहब भी। तो ये सब चीजें, आज देखिए सेकंड डे था, तो कल पहले दिन जो प्रपोजल एक दूसरे को दिए गए तो उस पर इन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू यहाँ भी की, फिर अपने अपने लीडर से भी जाके बात की। और आज जब मीटिंग हुई तो हम 2 कदम आगे बढ़े हुए थे उसमें, क्योंकि देखिए रियलाइज सब कर रहे हैं, लेकिन हमें भी ये सोचना चाहिए नबी कि हम ये नहीं समझते कि पीटीआई हार गई या हुकूमत जीत गई या हुकूमत हार गई पीटीआई जीत गई, ऐसा नहीं है। ये समझौते के लिए एक रास्ता निकाला गया है और टेबल टॉक बड़ी जरूरी है। देखिए जितनी जंगें हुई हैं उनका सीज फायर भी हुआ है तो टेबल टॉक के बाद हुआ है। ठीक बात है। आज की जो इतनी भी मुलाकात थी या जो भी आज बैठक थी, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसपे मुकम्मल तौर पे अग्रीमेंट है, जिसपे दोनों पार्टी सेम पेज पे हैं? वो कौन से निकात हैं कि जिसपे सेम पेज पे हैं? हाँ देखिए, कल जो प्रपोजल एक दूसरे को पेश किए गए थे उसमें जो अहम नुकात इनके चल रहे थे, नुकात की ऐलान तो देखिए जो इन प्रोग्रामों का ऐलान लीडर्स करते हैं, तो मेरे ख्याल में दोनों लीडर अब मंगल की मीटिंग जब होगी तो उसमें हो जाएगा। लेकिन पेशरफ्त हुई है इसमें, जो कल बातें डिस्कस हुई थी उसमें बेहतरी आई है और आज जो बातें हुई उसमें काफी बेहतरी आई है। तो अच्छा देखिए, ये गिव एंड टेक होता है जी, तो 2 कदम इन्हें आगे बढ़ना होगा तो 2 कदम इन्हें आगे बढ़ना होगा। ठीक है। अच्छा, जो बार मीडिया के ऊपर एक अलहदा टोन है, जाहिर सी बात है आपके वोटर भी हैं, फिर आपने एक रेटरिक बनाना है, एक प्रेशर क्रिएट करना है। क्या जब टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात होते हैं तो जो बाहर वाली गुफ्तगू है, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं, या इधर से दूसरी तरफ से कहा जाता है कि भाई अगर नई इलेक्शन हुए तो फिर बात ही नहीं करनी, जल्दी इलेक्शन ना हुई, क्या अंदर भी ऐसे ही टोन है, ऐसे ही मूड है जितनी बार एग्रेसिव? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। वही मैंने आपसे पहले किया ना कि ये जो चिंगारियां सुलग रही हैं 1 साल से, तो जाहिर है वो एकदम तो नहीं बुझेंगी। अब ये जो टीमें आके बैठी हैं ये बड़े समझदार पॉलिटिशियंस हैं और ये खुद इस चीज को समझ गए हैं। और एक है भी सवाल कि ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम का सवाल है। दूसरे मारिया, आपने भी देखा होगा कि गुज़िश्ता चंद सालों में पार्लियामेंटेरियंस को बिल्कुल दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है, बाय डिजाइन और इंजीनियर, और या पार्लियामेंटेरियंस को गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन उससे नुकसानात बहुत हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब सूरत हाल खराब होती है तो फिर आगे कोई अपने हाथ में ले ले तो वो भी बुरा बनता है, और ये पीछे हट जाते हैं वो भी बुरा बनता है। तो मेरा कहना इनसे ये था कि देखिए, पार्लियामेंटेरियंस को सबसे पहले अपना वक़ार बहाल करना चाहिए, और ये जो कुछ हो गया है इसको टेबल टॉक से और आपस में बैठ के तय कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि जमहूरियत है यहाँ पे। हमें जमहूरियत का एहसास दिलाने के लिए शेक हैंड करना पड़ेगा, पाकिस्तान की बका के लिए करना पड़ेगा। अच्छा, बाहर तो ये ज़हरा साहिबा ये कहते हैं कि जी बिल्कुल इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, एक साइड कहती है, दूसरी साइड कहती है अगर उससे पहले नहीं होने तो फिर मुज़ाकरात में कामयाब ही नहीं होंगे। क्या इस बात पे अग्रीमेंट है कि अक्टूबर और जुलाई के बीच में कहीं किसी चीज के ऊपर इत्तेफाक हो सकता है अंदर जब टेबल पे बैठते हैं? तो नहीं, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया ना कि 2 कदम ये आगे बढ़े हैं और 2 कदम वो आगे बढ़े हैं। फाइनल नताइज मंगल को पता चल जाएंगे जरूर, और दोनों इस चीज पे इत्तेफाक करते हैं कि किसी की भी बात ख्वाहिश 100% नहीं पूरी की जा सकती। और ये जो टेम्परेचर नीचे लेके आना है, इस सवाल से भी गुफ्तगू हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों तरफ बड़ी एक पोलराइजेशन है। आज पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारे बंदे पकड़ लिए, उनको छोड़ दें, तो जी मैं बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। आज गुफ्तगू यहीं से शुरू हुई, और जैसे ही हमें ये बात पता चली, देखिए पुलिस का अपना एक एक्ट होता है, एक अपना रूटीन होता है, तो जैसे ये लोग आए इन्होंने बताई तो गुफ्तगू शुरू होने से पहले सबसे पहले उनको रिलीज करवाया, और ये इंस्ट्रक्शन गई, राना सनाउल्लाह साहब को लाइन पे ले लिया गया कि इस किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बजट के हवाले से आप लोगों की तजवीज है कि भी बजट पेश कर ले दे, वरना बजट जो है जेपटाइज हो जाएगी, अनसर्टेनिटी रहेगी उसके बाद कोई, और ये तजवीज आपकी? नहीं, देखिए एक जनरल डिस्कशन हुआ था कि जो इस वक्त हालात हैं उसमें बजट भी आ रहा है, IMF भी है, और दूसरी परेशानियां भी चल रही हैं। और वैसे मैं मारिया आपको बताऊं कि जो सूरत हाल हो चुकी है उसमें हुकूमत लेने वाला भी घबरा रहा होगा, सोच रहा होगा कैसे करेंगे। जो हुकूमत चला रहे हैं
उनको भी कोई बहुत लड्डू नहीं मिले हैं या कोई बहुत खुशी की चीज नहीं है। इंतहाई जिम्मेदारी का जमाना है ये। तो इसकी तो एक दूसरे को शिफ्टिंग और ट्रांसफर भी बड़े सोच समझ के तरीके से किया जाएगा। अच्छा, असेंबलियां केपी की, पंजाब की, वो कोई बहाल करने की पिटिशन, पीटीआई, कोई इस तरह की भाई वो पुरानी हालत में चली जाएं बहाल होने से पहले, कोई ये तजवीज, कोई ये गुफ्तगू भी कोई फ्लोट हुआ आइडिया वहां पे? जी हाँ, ये यकीनन ये गुफ्तगू हुई है, लेकिन फैसला नहीं होगा। आज की गुफ्तगू में ये शामिल था। अब 2-3 दिन का गैप करके ट्यूसडे को है, तो उस वक्त तक इसके बारे में भी ये तय हो जाएगा कि करना तो है तरीक़ाकार पे, लेकिन ये है कि आइन के दायरे में रहते हुए हर चीज करनी है। देखिए, हम भी अदालतों का एहतराम करते हैं और मैं और मेरी पार्टी इस बात से बड़े रिलैक्स हैं कि उनका चीफ जस्टिस साहब का भी जो ऐलान आ रहा है 2 दिन से, ये कि देखिए कब मुज़ाकरात होते हैं, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं कि ये आपस में मुज़ाकरात हों, और ये एक बड़ी सक्सेस है कि जो बातचीत के लिए बैठ गए। और पीटीआई की क्या ऐवान में वापसी, यानी कि असेंबली में वापसी, ये गुफ्तगू भी है ऑन द टेबल? नहीं, ये डिस्कशन नहीं आया कोई। ठीक है, तो अभी इस पे डिस्कशन हो, तो अभी सबने अपने अपने जो प्रपोजल है वो एक दूसरे को दे दिए, और चूंकि आप कह रही हैं कि वो टेलीविजन पे आप बता नहीं सकती, वो लीडरशिप का ही प्रेरोगेटिव है। हाँ नहीं, दूसरा ये कि एक तरीकाकार भी होता है इस किस्म की मीटिंग्स का कि जो लीड कर रहे होते हैं, लीडर से बात मेरी ये नहीं है कि इमरान खान साहब या पीएम साहब करेंगे, वो नहीं, जो कमेटी बनी है ना, इसके लीडर्स ऐलान करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारी खबरें अवाम के लिए आप ही लोग पहुंचाते हैं। अच्छी खबरें होंगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। व्हेन आई थिंक पॉजिटिव यू विल फाइंड पॉजिटिव। एक आखिरी सवाल, ट्यूसडे तक क्यों अगली मीटिंग रखी गई? क्योंकि कुछ लोग तो पीटीआई में से भी और बाकी भी जब जनरली बात की उनसे, उन्होंने कहा कि ट्यूसडे तक का वक्त क्यों लिया गया? एक्चुअली सैटरडे संडे छुट्टी है और लेबर डे है मंडे को। लेकिन सियासी मुलाकातों में तो छुट्टियों का कोई ख्याल नहीं होता। नहीं, मतलब जो दोनों तरफ की पार्टियों के इन दिनों में अपने अपने लीडर्स से डिस्कस कर लेंगे और मंगल को सुबह फ्री मीटिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो भी मुज़ाकरात होंगे, उनका जो भी नतीजा आएगा वो तो हम देखेंगे, ट्यूसडे तक थोड़ी क्लैरिटी आएगी। लेकिन दुनिया हमारे इस मुज़ाकराती अमल और इलेक्शन के प्रोसेस को किस नजर से देख रही है? इकोनॉमिस्ट का जो जरीदा है, उसने पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से बड़ी दिलचस्प पेशगोई की। उन्होंने कहा है कि इस बात का कभी इम्कान है कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2023 में होंगे, जिसमें इमरान खान की कामयाबी के ज्यादा इम्कानात हैं। पाकिस्तान के इंतखाबात अगस्त में मौजूदा पार्लिमानी मुद्दत के खात्मे के बाद अक्टूबर में ही होने के ज्यादा इम्कानात हैं। बिगड़ते मौशी हालात इंतखाबात जल्द करवाने पर भी मजबूर कर सकते हैं। कर्जों की वापसी में इजाफा और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी के बायस पाकिस्तान कर्जों के डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है। डिफॉल्ट से बचने के लिए सख्त मौशी इक़दामात की जरूरत होगी और ये सूरत हाल कबल इस वक्त इंतखाबात पर मजबूर कर सकती है। ये दुनिया भी नजरें टिकाए बैठी है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी इंतखाबी अमल है उसका ऊंट किस करवट बैठता है। बहरहाल डार साहब जो हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी जो ललकार है आलमी मालियाती इदारों को, वो बड़ी ही ज्यादा एक कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज्यादा वो इस वक्त भरपूर कंट्रोल में दिखाई देते हैं। और वो किस तरह से ललकार रहे हैं, जरा ये देखिए। आई डोंट केयर, मैं बिफिटिंग जवाब दूंगा। IMF मुझे मना नहीं कर सकता जाने से। इलेक्शन आई डोंट केयर, अगर नहीं आते तो मैंने को मिनटें नहीं करनी उनकी। मोदी से कल मैंने बात की, अब नहीं करे, इसको रोकेंगे नहीं, आपने मुझे मिलना है अगले हफ्ते, तो फिर मैं बिफिटिंग जवाब दूंगा। IMF मुझे मना नहीं कर सकता जाने से। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक IMF का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है। आज बिखरे पड़े हैं। इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन, क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या, कौन सी मुसीबत है? लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर। ब्रेक लेंगे, उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सरदार लतीफ खोसा साहब और कामरान मुर्तजा साहब। जरा कानूनी टेक लेंगे इस पूरी सूरत हाल पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी किश्वर ज़हरा साहिबा से, वो कह रही थी कि ये बात भी आज की मीटिंग में तय हुई, डिस्कस हुई कि क्या जो असेंबलियां तहलील की गई हैं पंजाब की और केपी की, उनको किसी मौके पे बहाल किया जा सकता है। तो ये चीज अंडर डिस्कशन है। इसकी हल्की से हिंट कल परवेज इलाही साहब ने अपनी एक मीडिया से जो मुलाकात थी, जो गुफ्तगू थी, उस दौरान दी। असेंबलियों की बहाली के हवाले से परवेज इलाही साहब ने क्या कहा है, जरा सुनिए। वाकयात जिस तरफ जा रहे हैं, हमारे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, स्पीकर पंजाब असेंबली के सब्तैन खान साहब, इन्होंने खुद खान साहब से पूछ के अप्लाई किया कि असेंबली को बहाल करें।
सो कहीं ना कहीं कानूनी तौर पे पीटीआई के ये ऑप्शन भी एक्सरसाइज करेगी और मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि हालात शायद इस तरफ चले जाएं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा कि अगर ये सब कुछ हुआ, असेंबलियां बहाल हुई, तो 63A की जो तशरीह है उसको पे दोबारा गौर करना होगा। इस पे पीएमएलएन की क्या पोजीशन है, देखिए। कि अगर वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया, रीराइट किया है वो आर्टिकल 63A को, अगर वो फैसला भी रिव्यू हो जाए और ये बहाल कर दें, तो मेरा ख्याल है कि जो परवेज इलाही साहब की सूरत में इस मुल्क के ऊपर अजाब नाजिल होगा, उससे भी हम महफूज रहें। आप कह रहे हैं कैसे? बहरहाल इसमें कानूनी तौर पे किस तरह गुंजाइश पैदा की जाएगी, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार लतीफ खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, माहिर कानून, सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, माहिर कानून है, रहनुमाए जमीयत उलमाए इस्लाम फे के। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। खोसा साहब, आपसे आगाज करती हूँ। ये तो हम इलेक्शन जल्दी करवाने या किसी ऐसी कंसेंसस डेट के हवाले से बात कर रहे थे जो शायद अक्टूबर से पहले हो, लेकिन अब तो बहुत सारे और ऑप्शन टेबल पे हैं। ये जो नया ऑप्शन है कि जो असेंबलियां हैं उनको वापस बहाल कर दिया जाए, केपी और पंजाब की, पीटीआई इसकी कानूनी तैयारी कर रही है। आज मुज़ाकरात में ये तजवीज फ्लोट की गई। अब ट्यूसडे को देखते हैं कि इत्तेफाक किस बात पे होता है, लेकिन ये तो एक और नया ऑप्शन आ गया सामने। देखिए मारिया, कोई ऐसा ऑप्शन जो है आइन के अंदर तो मुमकिन नहीं है। आइन से मावरा कोई ऐसा सोल्यूशन का कम अज कम मैं और मेरी वकला बरादरी जो भी है, आइन के साथ तो हम खड़े हो सकते हैं। आइन के दायरा के अंदर बातचीत को भी हम जो है यकीनन एनकरेज भी करेंगे, प्रमोट भी करेंगे, उसे काबिल तहसीन भी समझेंगे और उसे खुशामदीद भी कहेंगे। लेकिन आइन से मावरा चाहे वो फरीकैन आपस में कोशिश भी करें, तो आइन से मावरा कोई हल जो है काबिल कबूल कौम को नहीं हो सकता है। आइन को एक दफा आपने अगर नजरिया जरूरत के ताबे जो है करके, और अगर आपने उसमें से जो है कोई ऐसा आउट ऑफ बॉक्स आपने सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, तो फिर वही नजरिया जरूरत है, फिर उसकी कोई इंतहा नहीं होगी। फिर मार्शल लॉ भी सारे जो है साहब का वो भी जस्टिफाइड थे। फिर इस मुल्क पर जब भी आइन शिकनी हुई है फिर वो भी सारे जायज थे, क्योंकि उस वक्त भी मरूजी हालात यही बताए जाते थे कि दहशतगर्दी है जी, करप्शन है जी, फलां है वगैरह वगैरह, सारे दुनिया के इल्जामात लगाए जाते थे। और इसलिए नजरिया जरूरत के तहत हम जो है इसको नहीं समझते, और मेरी नजर में ये कोई हल नहीं है। एक दफा अगर आइन आपने असेंबलियां तहलील कर दी और उस पर अमल हो गया, और हुकूमत ने भी और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने भी केयर टेकर के नाम भी दे दिए, और फिर वो नाम जो है इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट हुए, आईनी तरीके से एक केयर टेकर हुकूमत भी बन गई। उनका जो है पीरियड भी खत्म हो गया। तो अब इस वक्त ये है, आलम ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन ने भी जो है आइन की खिलाफ वर्जी की है। ये जो अबूरी सेटअप है जो आपका आया है ये भी गैर आईनी है। 90 दिन के बाद इसका भी कोई जवाब नहीं बनता है। आपका आगे जो है बजट आ रहा है, आपका बजट कोई असेंबली नहीं है जो बजट पास करे। इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 आपका पाकिस्तान, रियासत खुदादाद पाकिस्तान 2/3 गैर फाल और गैर आईनी। खोसा साहब, ये जो आप सूरत हाल बता रहे हैं बिल्कुल हूबहू ऐसी है, लेकिन चूंकि सूरत हाल इस कदर बंद गली में हम हैं, अगर मैं कामरान साहब आपको गुफ्तगू में शामिल करूं तो कानूनी तौर पे जो ऑप्शन अगर निकाली जाएगी तो वो आईनी तरमीम की निकाली जाएगी। मुझे मालूम है आपकी जमात की पोजीशन ये है कि आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, लेकिन अभी फिलहाल ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्लम के नतीजे में कहीं ना कहीं गुंजाइश निकालनी पड़े, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपकी कानूनी राय चाहूंगी। अगर ये वापस पार्लियामेंट में आके 2/3 तरमीम की जाए जो कि प्रपोज की जा रही है, तो उसके बाद इसको लीगल कवर दिया जाए, आपको लग रहा है जो वर्केबल फॉर्मूला है कि असेंबली अगर वापस बहाल कर दी जाए और उसके बाद वापस सेटअप जो है इकट्ठे अक्टूबर में इलेक्शन हो? देखिए, अपने जमात के तहफुजात के साथ एक मैं ऑप्शंस बता रहा हूं कि जो ऑप्शंस मुमकिन है, ऑप्शंस मुमकिन है गो कि ये लैचेस में आएगा मामला, मगर ये भी मुमकिन है कि कोई एक शख्स जो है ना वो असेंबलियों की तहलील को चैलेंज करे और उसके बाद जो है ना वो नोटिस हो और उसके बाद जो है उसमें कहीं पे आके जो है ना वो दूसरी साइड कंसीड कर जाए। ये इम्कानात में है, मगर इसमें लैचेस जो है ना वो हैं और उसमें दरमियान में पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया है। दूसरी बात, इसके बाद जो है ना कोई असेंबली से रास्ता निकाला जाए, ये भी मुमकिन है, मगर ये सारा कुछ जो है ना वो एक दफा क्या 3 दफा असेंबलियां तोड़ दी जाएं, उसके बाद एक असेंबली रिस्टोर हो जाए, बाकी 2 असेंबलियों की
ریسٹوریشن کا اس طرح سے وہ نکالا جائے، پہلے توڑنے کے لیے، اس کے بعد بحال کرنے کے لیے، تو یہ مطلب ایک عجیب جو ہے نا ہاج پاج قسم کا جو ہے نا وہ معاملہ ہوگا. بہرحال آپ دیکھتے ہیں کیا کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. وہ ٹیم جو کہ حکومت کے ایک حصے کی ہے پی ٹی آئی کی، مگر بہرحال ہم اپنے جو ہے نا اس وقت جس نتیجے پہ یہ پہنچیں گے ہم اپنے فائنل دیں گے اور یہ اپنی رائے کا جو ہے محفوظ رکھیں. اس میں اطہر بن اللہ صاحب کا ایک نوٹ بھی تھا. کھوسا صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہوں نے اپنا وہ ڈسینٹنگ نوٹ لکھا تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اسمبلیاں کس طرح توڑی گئی، یہ سوال بھی اٹھے گا، اور یہ انہوں نے ریمارکس بھی دیے ڈیورنگ دا ہیئرنگ. تو یہ گنجائش کہیں نہ کہیں کیا نکالی جائے گی؟ آپ کہتے ہیں کہ آئینی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن سر اگر آئینی ترمیم کے لیے جایا جائے اسمبلی میں واپس اور یہ ون ٹائم اس میں ایک سولوشن نکالا جائے، تب بھی وہ نظریہ ضرورت، کیونکہ نظریہ ضرورت سر عامروں کو شیلڈ کرنے کے لیے، ان کو چھتری دینے کے لیے دیا جاتا ہے. اگر سیاسی جماعتیں ایک بات پہ اتفاق کر کے آئینی ترمیم کرتی ہیں تو کیا وہ بھی نظریہ ضرورت ہی ہوگا؟ ماریا، یہ اس سے بھی بدتر ہے. یعنی مارشل لا تو چلو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو سیاستدان نے انہوں نے جو ہے آئین کی شکنی کی ہے، یہ اس سے بدتر ہے. اس میں کسی کو تو قابل مواخذہ ٹھہرایا جائے. خدا کا خوف کریں. یہ میں سمجھتا ہوں فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ ہے. وہ تو چلیں ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، یہ سویلین فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ ہے. اور جہاں تک رہا آئینی ترمیم کا بات، مجھے بتائیں آئینی ترمیم کیسے ہو سکتی ہے؟ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 نیشنل اسمبلی میں ٹوٹل ممبرشپ کی 2/3. تو سر پی ٹی آئی واپس جائے گی نا اسمبلی میں سر، پھر سب مل کے 2/3 کریں گے. اس سے پہلے ایک قانون تھا نا، وہ یاد ہے توسیع کا، اس میں سب نے ہنسی خوشی وہ کر لی تھی ترمیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. ایک اور آئینی خلاف ورزی کریں گے، ایک اور آئین کا مذاق کریں گے، کھلواڑ کریں گے. دیکھیں کب تک آپ اس طرح سے کھلواڑ کریں گے، اپنی جو ہے نظریہ ضرورت کو گھسیٹ کے بیچ میں لائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے ممبرز کے سارے وہ استعفے جو آپ نے منظور کیے یا وہ مستعفی ہوئے آن دا فلور آف دی ہاؤس، انہوں نے بانگ دوہل کہا، سب کچھ کیا، پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب نے کیے، پھر ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے ابھی تک وہ معاملات، وہ ان کو آپ لے کے آئیں گے واپس اندر اسمبلی میں. 2/3 بنانے کے لیے آپ ان کو لے کر آئیں گے تاکہ 2/3 قومی اسمبلی میں ہو. پھر ون ٹائم آپ امینڈمنٹ کریں گے آئین میں، صرف اس لیے کہ کسی نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. آئین تو بڑا واضح تھا. اور دوسری بات یہ آپ آبزرویشن کی بات کر رہی ہیں، مجھے بتائیں آئین میں اس سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ چودھری پرویز الہی ایک ووٹ سے جو ہے وہ یعنی ووٹ آف کانفیڈنس سے بچا تھا، اور وہ ایک ووٹ بھی انڈیپینڈنٹ ممبر کا ایک ووٹ تھا. تو اس سے زیادہ معقول وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ جی اسمبلی جو ہے انورکیبل ہے، اور اس لیے الٹیمیٹ سوورن جو لیکن لوگ ہیں صاحب صورتحال یہ کہ بڑے میں اس آئیڈیا کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں کامران صاحب، کیونکہ صورتحال اتنی غیر معمولی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس میں جو اسمبلیاں ٹوٹی، پورے 1 سال تماشا ہوا، کچھ سیٹوں پر ضمنی الیکشن ہوئے، کچھ سیٹیں جو تھیں ان کے استعفے منظور کر لیے گئے، کچھ کو ہولڈ پہ رکھا. ایک باقاعدہ پورا ایک ملک کے اندر آئینی اور قانونی اور پورا سیاسی تماشا رہا. اب اٹس کمنگ ٹو این اینڈ. تو کیا آؤٹ آف باکس سولوشن ہی ہوگا، یا پھر ٹھیک ہے پھر پی ٹی آئی کہے گی ہمیں جولائی میں الیکشن چاہیے ہیں، وفاقی حکومت کہے گی کہ ہمیں اکتوبر میں الیکشن چاہیے ہیں، یا پھر ان دونوں کے بیچ میں کوئی کنسنسس ہوگا؟ کیا کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن کی یہاں گنجائش ہے کامران صاحب؟ دیکھیے میں پھر ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں ان کے سامنے 2-3 چیزیں ہیں. ایک یہ اسمبلیوں کی ریسٹوریشن کا بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی ہے کہ اگر ایسا نہیں کرتے تو ایسا کر لیں. اور دوسری بات جو ہے وہ آئے ہیں سپٹمبر پہ آئے ہیں الیکشن کے حوالے سے، جو گورنمنٹ کی طرف سے، جو گورنمنٹ کی چند پارٹیوں کی طرف سے جو مذاکرات کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں وہ آئے ہیں کوئی جولائی کے آس پاس. تو اس طرح سے کوئی میرا خیال ہے کہ آ رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی حل کیا نکالتے ہیں. اب جو حل نہیں پھر اس کے اوپر ہم اپنی رائے دیں گے. اگر پہلے میں کہوں
खुशू साहब तो आजाद आदमी है, जो मर्जी कह सकते हैं, मैं जो कहूंगा वो फिर एक पार्टी का मौका हो जाएगा। ठीक बात है, लेकिन सर अभी तो प्रैक्टिकली पंजाब के अंदर तो केयर टेकर सेटअप का वो वक्त खत्म हो गया ना, तो अभी क्या ये अब इसको पीटीआई चैलेंज करने जा रही है, वो कल कर देंगे चैलेंज, वो एक और कानूनी मामला है, फिर केपी में भी चैलेंज हो जाएगा, तो ये तो लिटिगेशन में मामला ऑलरेडी पंजाब और केपी में जा रहा है, तो अभी उनका स्टेटस क्या है जो पंजाब और केपी की असेंबलीज है या केयर टेकर सेटअप है? बड़ी अजीब और कंट्राडिक्टरी सी लिटिगेशन है। एक तरफ जो है ना वो असेंबली वो इलेक्शन करवाने के लिए जो ना वही स्पीकर साहब जो ना वो तशरीफ लाते हैं अदालतों में, एक तरफ जो ना वो असेंबलियों की रेस्टोरेशन के लिए तशरीफ लाते हैं, तो वो भी जो है ना कई ऑप्शन ले रहे हैं और कंट्राडिक्टरी किस्म के एक दूसरे के साथ जो है बिल्कुल नहीं मिलते। मगर स्टिल देखिए कि ये हल क्या निकालते हैं, हल निकालेंगे तो फिर इसके ऊपर अपनी राय देंगे, पहले राय देंगे तो फिर शायद क्योंकि हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, गो के बाहर बैठे। लेकिन जो ये इंप्रेशन दिया जा रहा था हुकूमती कैंप से, कामरान साहब इस पे तो कमेंट आप कर सकते हैं कि जो हालात हैं अगर ऐसा रहा तो शायद अक्टूबर में भी इलेक्शन ना हो, ऑन रिकॉर्ड का है ये। अब बेशक वो पॉलिटिकली बेट करने के लिए, पॉलिटिकली रिटेट करने के लिए कहा, लेकिन कहीं ना कहीं 12 अक्टूबर को अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, ये बात पे भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बतौर जेयूआईएफ लगता है या कानूनी माहिर के ये मुमकिनात में है कि इलेक्शन अक्टूबर से आगे जाए? वो ऐसा था, वो ऐसा है कि एक फरीक अगर ये कहे कि जी फौरन जो ना कर इलेक्शन करवा दीजिए, और दूसरा फरीक उसके जवाब में ये कहे कि वो जी वो तो वक्त पे भी इलेक्शन जो वक्त है उसका वो उस पे भी नहीं होंगे, तो मुमकिन नहीं। असेंबलियां जो मुद्दत पूरी करेंगी तो 12 अगस्त है शायद डेट, 12-13 को उसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई सेटअप आएगा तो वो केयर टेकर सेटअप होगा, उसके बाद जो है ना वो मुमकिन में शायद नहीं होगा। एक इमरजेंसी की प्रोविजन है, मगर अल्लाह ना करे कि हम इमरजेंसी के नीचे जो है ना वो अपना वक्त गुजारें बेहतर, क्योंकि उसमें जो आपके बुनियादी हकूक भी मुअत्तल हो जाते हैं। तो इसलिए वो बेहतर ये है कि मामला जो है वो स्मूथ चले और मुल्क के हालात जो है वो ठीक हो, भले जो भी इसका हल जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स निकाल के लाते हैं या विद इन द बॉक्स निकाल के लाते हैं, मगर मुल्क के लिए बेहतरी हो। एक और मामला जो है उसकी जो असेंबली के अंदर हमने देखा कि इस हफ्ते तकारीर हुई हैं, खासतौर पे हमने जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो एक तजवीज पहले फ्लोट की गई, लेकिन उसके बाद बाकायदा ये मुतालबा किया गया ऐवान में कि जो 3 जज साहिबान हैं उनको इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया जाए। बर्जीस ताहिर साहब ने सबसे पहले जो है ये पीएमएलएन की तरफ से इसको ये जिक्र की, क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। 15 जज हैं, इत्तेफाक उनका आपस में नहीं है। हमें कहते हैं कि आप इत्तेफाक करें, हमें कहते हैं कि आपने अगर रिकमेंड किया है, आप कहते हैं पैसे नहीं देने, तो वजीर आजम को चाहिए कि वो आपको रूल आउट करे। क्यों हमें रूल आउट किया जाए? जनाब स्पीकर, आपके इल्म में है कि हेलीकॉप्टर केस में मैंने साबिक सदर फरूक लगारी को तलब किया था। हमारे इख्तियारात हैं, हमारे पास सिविल पावर्स हैं। क्या मुनासिब समझते हैं कि ये सिविल पावर्स जो है उनको एक्सरसाइज किया जाए, कि हम जजों को यहाँ पे बुलाएं? और अगर जब उनको बुलाया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर तो उनका सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा? यहां तक डिफाइन कर दिया राना सनाउल्लाह साहब ने कि जब वो आएंगे तो उनको बिठाया कैसे जाएगा। देखें, उनके लिए वहां पे बहुत बाइज्जत जगह जो है वो सीटिंग होगी, और मोस्ट प्रोबेबली जो है ये अभी मैं कह नहीं सकता कि ऐसा वक्त आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर आया तो वो स्पीकर के साथ जो है वो उनकी चेयर्स होंगी, और वहां पे जो गलतफहमी राइज हुई है कि उनके इन अल्फाज से और इस फैसले से और इस कंडक्ट से कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट हुई है, तो उनको वहां पे पूरी वजाहत का मौका मिलेगा। ये भी कहा राना सनाउल्लाह साहब ने कि अगर वो नहीं पेश होते या नहीं तशरीफ लाते पार्लियामेंट के अंदर तो फिर उनके सामने जो पॉलिटिकल क़यादत है वो भी पेश नहीं होगी अदालत में। आपने तो अदलिया को जीरो ही कर दिया यहाँ पे कि आप बुला लेंगे उनको, वो भी तो आपको बुला सकते हैं तौहीन अदालत में। राना साहब तो ठीक है, वो हमें बुला लें, हम उनको बुलाते हैं, वो भी आए हम भी जाएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। जी गोसा साहब, आपको लगता है इसकी नौबत आएगी सर, या ये खाली सियासी तौर पे दबाव बढ़ा रहे आएंगे, या आपको उनके बयानात से लगता है कि दे मीन बिजनेस इस मर्तबा? नहीं देखिए मारिया, ये बहुत ही फजूल बात है। मैं समझता हूं आपको ये दिखाना भी नहीं चाहिए ये क्लिप्स। अदालत को तो डिस्कशन आप आर्टिकल 68-68 देख लें, पार्लियामेंट में भी किसी जज की कॉन्डक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता
असेंबली भी उससे माने जो कुछ यहाँ किया जा रहा है वो आर्टिकल 69 का इस्तिस्ना पार्लियामेंटेरियंस ले रहे हैं, लेकिन खुदारा किसी इदारे को तो रहने दें इज्जत और वकार के साथ। और अदलिया को अगर आप इस तरीके से आपने तज़हीक करना शुरू कर दी तो फिर जिस मुल्क में यानी जुल्म का तो हुकूमत रियासत चल जाती है, इंसाफ पर अगर इस तरह से उसकी धज्जियां उड़ाई जाएं वो रियासतें नहीं चला करती हैं। रहम करें इस मुल्क पर, ये मैं समझता हूं राना सनाउल्लाह जैसे अगर वजीर दाखिला बन जाते हैं, वफाकी वजीर जो इनकी माशाअल्लाह जबान है वही इनके कंट्रोल में नहीं रहती है, तो ये ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। जजेस को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, ना जजेस को बुला सकती है असेंबली, ना जजेस आएंगे। ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर है और ये जो है बजाते ही तौहीन अदालत। लेकिन खोसा साहब इससे पहले बुलाया गया था, जहां तक मुझे याद पड़ता है उस दिन ये असद कैसर साहब मौजूद थे मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा काजी फाइज़ साहब को एक मामले में बुलाया था जो कमेटी थी इस्तेकाक कमेटी, ऑब्वियसली उन्होंने परसू नहीं किया उसको आगे क्योंकि उनको ना मारिया ना आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी अदालती जज को बुलाया गया हो। ये बुलाएं, वो अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इस वक्त तो तकसीम है ना अदालत, मुझे यकीन है कि 15 के 15 जजेस अगर एक ही तरफ खड़े होकर अगर इनको जो है पाबा सलासल न किया आर्टिकल 204 में, तो आप देखें, क्योंकि अगर इंसाफ नहीं है तो वो किसी ने चर्चिल से पूछा था ना कि क्या हम जंग दोवम के दौरानिये में वर्ल्ड वॉर में कि क्या हम जंग जीतेंगे, उन्होंने क्या हमारी अदलिया जो है वो अपना इंसाफ फराहम कर रही है, तो उन्होंने कहा हाँ जी कर रही है, तो उन्होंने कहा कि फिर कभी हम जो है जंग हार नहीं सकते हैं। तो ये अदालत का तौकीर और ताजीम का इतना एहतराम होना चाहिए, अदालत को गैर मुतनाज़ा होना चाहिए। आज तक कभी किसी ने नहीं बुलाया। और मैं एक और बात आपको अर्ज करता चलूं, देखें अभी बड़ा खौफनाक सिचुएशन आ रही है, अगला आपका बजट आना है, आपको ये तहलील करना पड़ेगी इस पार्लेज में। अगर ये जो है पीडीएम की हुकूमत बजट देती है तो लामहला वो इलेक्शन बजट होगा, उस इलेक्शन बजट में आने वाली हुकूमत का वो तबाही फेर के जाएंगे, वो काफी कुछ फ्रीज कर देंगे, ये ठीक बात है। कामरान साहब बस आपसे आखिरी सवाल सर, ये जो सारे बयानात हैं, ये जो अदालत जज साहिबान को पार्लियामेंट में बुलाने की बात है, इस पे सर कंसेंसस है तमाम जमातों का, और इस पे जेयूआई की भी तजवीज इसी में ये है। असद महमूद साहब ने इसको सबसे पहले जो जिक्र किया था जेयूआई की तरफ से, आपको लगता है ये नौबत आएगी, ये यहां तक मामला जाएंगे आगे? देखिए, अगर मामला आगे अच्छी तरफ बढ़ चुके हैं और पार्टियां बैठ चुकी हैं तो इसको मेरा ख्याल है कि डिस्कस न किया जाए तो बेहतर है, बजाय कि इसको करके तलखी की तरफ ले जाया जाए। जब मामला अच्छी तरफ अगर बज़ाहिर जा रहे हैं तो अल्लाह से दुआ की जाए कि बेहतरी की तरफ ही मामला जाएं और उसके नतीजे में कोई ऐसी बेहतरी आए जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ये हो कि मुल्क के लिए कोई अमन की और सुकून की सूरत हाल हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेंटर कामरान मुर्तजा साहब, सरदार लतीफ खोसा साहब हमारे साथ। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो जो मुआशी सूरत हाल है उससे सरमायाकार किस कदर तशवीश का शिकार है, ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात है वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन क्या अक्टूबर में होने हैं या जुलाई में होने हैं, इस सियासी गैर यकीनी से पेश नज़र एक बहुत बड़ी मुआशी गैर यकीनी भी है। और इस वक्त मुल्क के जो बिजनेसमैन हैं, मुल्क का जो भी कारोबारी तबका है और अवाम है, वो बड़े ही तरीके से देख रहे हैं एक इस वक्त अपनी क़ियादत की तरफ कि भाई वो किसी तरीके से इस सियासी इशू का हल निकाले ताकि कुछ मुआशी स्टेबिलिटी भी आए। मसला इस वक्त ये है कि मुआशी बेयकीनी के जो मईशत पे असरात हैं वो बड़े ही खौफनाक फिगर्स सामने आ रहे हैं। हमारे खित्ते में गैर मुल्की सरमायाकारी की सबसे कम शरह इस वक्त पाकिस्तान की है। रवा माली साल के 9 माह में पाकिस्तान की तरसीलात 10.8% तक गिर गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मार्च में बैरूनी सरमायाकारों ने पाकिस्तान में कमाए $77 लाख तकरीबन जो है वापस भेज दिए। गुज़श्ता 3 बरस से पाकिस्तान में रुकूम की आमद कम हो रही है और गैर मुल्की सरमायाकार मुल्क में गैर यकीनी और मुआशी सूरत हाल की वजह से मोहतात रवैया अपना रहे हैं। तो सारी जो मसाइल है उससे जिस तरह से इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है और क्या सबसे बड़ा चैलेंज है और एतमाद कैसे इस वक्त कायम हो सकता है कारोबारी तबके का, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ
साथ आमिर पराचा साहब हैं, चेयरमैन एंड CEO यूनिलीवर पाकिस्तान, सदर ओवरसीज इन्वेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी हैं। बहुत शुक्रिया पराचा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, इस वक्त जो सरमायाकारी करने वालों के लिए हम देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई इतना अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट है नहीं हमारे मुल्क में। जो इस वक्त खबरें हैं, जो इस वक्त माहौल है, तशवीश सबको है, इंक्लूडिंग जो बिजनेस कम्युनिटी है। सबसे बड़ी चैलेंज और मुश्किल क्या है इस वक्त आपकी नजर में? जी अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम पे बुलाने का। दो मेन चैलेंजेस हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है डिविडेंड का, जो कि प्रॉफिट्स हैं रिपैट्रिएट नहीं कर पा रहे और तकरीबन 1 साल हो गया है। और आपको पता है कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर या किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर, तो मेन उनका ये श्योरिटी दी जाती है कि आप अपने प्रॉफिट्स जो है वो वापस अपने प्रिंसिपल्स को लौटा सकते हैं। और दूसरा चैलेंज है बिजनेस कंटिन्यूटी का, क्योंकि LC जो है, जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट है, वो बहुत मुश्किल है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए खुलवाना। तो बिजनेस कंटिन्यूटी, अपनी फैक्ट्रीज को बहाल रखना, ये एक बेसिकली मुश्किल, ये दो मुश्किलात का सामना इस वक्त ओवरसीज चैम्बर की कंपनीज को सबसे ज्यादा है। आप अपने जब कंसर्न्स बताते हैं हुकूमत को, जाहिर सी बात है ये जो मसला है इसके लिए बार बार रुजू जब करते हैं, तो आगे से कोई टाइमलाइन दी जाती है? आगे से क्या आपको कोई तसल्ली दी जाती है या कुछ बताया जाता है कि जी इस वक्फे में या इस दौरानिए में कुछ मामलात बेहतर हो जाएंगे? जब एंगेजमेंट होती है गवर्नमेंट के साथ, तो क्या है आगे से रिस्पॉन्स उनका? जी, मेरे ख्याल में आज एक बड़ी अच्छी खुशाइन बात हुई है और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता हूं। हमारी तकरीबन कोई 2 घंटे पहले स्टेट बैंक के अंदर जमील साहब के साथ मुलाकात हुई, जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं। उनके सामने हमने अपना मसला रखा, यही डिविडेंड्स का। हमने कोई तकरीबन 4 नुकात उनके सामने रखे थे, जिसमें से पहला तो ये था कि आप कम से कम सिम्बॉलिकली 10% करके या 20% करके भले 1 साल के अरसे में या 2 साल के अरसे के अंदर आप प्रॉफिट जो है ना भेज दें। दूसरा हमने नुकता उनके सामने रखा था, क्योंकि जो इतना भी प्रॉफिट है वो पाकिस्तानी रुपये के अंदर, और आपको पता है पाकिस्तानी रुपये की कदर कम हुई है पिछले 1 साल में तकरीबन 50% की वजह से। सो जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई, तो उसको किसी तरह डॉलर हेज कर लें। तीसरा हमने नुकता ये रखा था कि अगर आप इन दोनों नुकात को नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किलात का सामना है कि हालात काफ़ी मुख्तलिफ हैं, मुश्किल हैं, तो फिर तीसरा तरीका ये कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट PIBs हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं या ट्रेजरी बिल्स हैं, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाए और जो पाकिस्तान इस वक्त रिटर्न दे रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन कोई आफ्टर टैक्स तकरीबन 17.5-18% के तकरीबन टैक्स मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको रिपैट्रिएट किया जाए। बिकॉज अभी सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट अलाउड है रिपैट्रिएट करने के लिए, जो प्रॉफिट है उसको रिपैट्रिएट नहीं कर सकते। सो अच्छी खुशाइन बात यह है कि आज गवर्नर साहब ने बताया कि हमने उसके ऊपर नजरसानी की है और उसको हम अब अलाउ कर देंगे कि आप अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद जो प्रॉफिट है उसको रिपैट्रिएट कर सकते हैं कि जब स्टेट बैंक उसको अलाउ करेगा। ये वॉलंटरी स्कीम है, जो कुछ वो कंपनी करना चाहती है वो कर सकती है। पहली बात तो आज ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि ये अच्छी सिग्नलिंग दी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गवर्नर साहब ने। और दूसरी जो अच्छी खबर ये है कि दूसरा ऑप्शन ये दिया है कि अगर जो कंपनीज हैं जिनके प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं और वैल्यू कम हो रही है, तो अगर वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब भी स्टेट बैंक की तरफ से रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अलाउ होगा तो वो उन शेयर्स को बेसिकली जो है लिक्विडेट करके वो प्रॉफिट वापस लेकर जा सकते हैं टू प्रिंसिपल्स को। सो 4 नुकात हमने पेश किए थे, जिसमें से नंबर 3 और नंबर 4 जो है ये उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं और उन्हें उसका अप्रूवल दे दिया। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी खुशाइन बात है। शायद आइडियल नहीं है कि कैश रिपैट्रिएट किया जाए, बट मेरे ख्याल में ये एक अच्छी शुरुआत है और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर जो हमने पहले 2 नुकात दिए थे उसके ऊपर भी नजरसानी होगी, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होगी। बट मेरे ख्याल में ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है आज की तारीख में। जब हम मुख्तलिफ यहाँ पर सिफारती जो जराए हैं उनसे गुफ्तगू करें इस्लामाबाद के अंदर भी, तो जो भी कंपनी है जो खास तौर पे फॉरेन जो ये सारी फर्म्स हैं जो पाकिस्तान में काम करती है, वो अपना मुनाफा वापस नहीं ले जा पा रही। ये बहुत बड़ी तशवीश है यहाँ पे इस वक्त जो भी बिजनेस कम्युनिटी है उसके अंदर। इससे जरा बताइए ना कि ओवरऑल इमेज पे क्या असर पड़ता है, और क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी पैसे कमाना चाह रहा है या बिजनेस करना चाह रहा है वो चाहते हैं वो वापस लेकर जाए, वो भी लेके जा नहीं पा रहा। तो इस हवाले से कोई डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि ये कंसर्न तो हर कोई हुकूमत तक अपने पहुंचा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज जो भी एक बैरूनी मुल्क से आके एक सरमायाकारी करता है
تو اس کا مین انٹرسٹ تو یہی ہوتا ہے کہ جب منافع ہو تو اس کو واپس اپنے ملک میں بھیجا جا سکے، جو کہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا. اور میں نے آپ کے ساتھ بتایا کہ یہ ایک کریٹو سولوشننگ سینٹرل بینک نے کی ہے، بٹ یہ آئیڈیل نہیں ہے. ظاہری بات ہے کمپنی کی جو پرسیپشن ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. جو فیوچر فارن انویسٹرز ہے وہ اب پاکستان آنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ ریپیٹریٹ نہیں کر پا رہے، اور جو کرنٹ فارن انویسٹر ہے وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہے. ابھی بھی ہم لوگ ہر 6 مہینے بعد اوورسیز چیمبر ایک بزنس کانفیڈنس سروے کرتا ہے، اور ابھی ہم نے جو مارچ کے اندر بزنس کانفیڈنس سروے کیا ہے اس کے ریزلٹس ابھی کل شام کو ہی آیا. اس کے اندر اوورسیز کا جو 6 مہینے پہلے جو کانفیڈنس تھا پاکستان کے اوپر وہ 6% پازیٹیو تھا، اور 6 مہینے بعد اب جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر 19% وہ نیگیٹو ہو گیا ہے. تو تقریباً کوئی 20% وہ نیچے چلا گیا ہے. تو یہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں ان نمبرز کے تھرو کہ کانفیڈنس پاکستان کی معیشت کے اوپر بیرونی سرمایہ کاروں کا کم ہوا ہے، جو حالات جو ہے اس وقت پاکستان کے بنے ہوئے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس سے پاکستان کی پرسیپشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، اور پاکستان کا جو مین جو پرابلم ہے وہ ہے فارن ایکسچینج کرائسس. اور فارن ایکسچینج کرائسس کو جو ہے نا ریزالو کرنے کا صرف 3 طریقہ کار ہیں کہ یا تو آپ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں جس سے آپ کے ملک میں اور ڈالر آئیں گے، یا آپ کی ریمیٹنسز بڑھیں جو کہ پاکستان میں لے کر آئیں. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے پاکستان دنیا میں 6 نمبر کے اوپر آتا ہے ریمیٹنسز میں. نمبر 1 انڈیا ہے جو تقریباً سالانہ 100 بلین کے ریمیٹنسز ان کے میں آتے ہیں. پھر میکسیکو ہے، وہ تقریباً 60 ارب ڈالر کے ریمیٹنسز جو مختلف ممالک میں ان کے لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھیجتے ہیں. اس کے بعد فلپینز ہے، وہ تقریباً 38 بلین ڈالر ہے. اس کے بعد ایجپٹ ہے، وہ 32 بلین ڈالر ہے. پاکستان میں تقریباً 30 ارب ڈالر ریمیٹنسز پاکستانی. اور تیسرا جو ذریعہ ہے جسے آپ ڈالر لے کر آتے ہیں وہ ہے FDI، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اور آپ نے میرے خیال میں بھی ذکر بھی کیا تھا کہ اس رواں سال کے اندر پاکستان میں صرف 750 ملین $US آیا، یعنی $1 بلین بھی نہیں آیا. تو جو کہ میرے خیال میں 0% GDP ہے. کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے لیے ایک جو آئیڈیل نمبر ہے وہ 3% ہے. تقریباً کوئی $10 بلین پاکستان کی تقریباً پوٹینشیل ہے FDI لانا. تو یہ جو حالات بنے ہیں پچھلے جو ہے تقریباً کوئی 12 مہینے کے اندر، اس سے پاکستان کی امیج کے اوپر ایک خاطر خواہ ایک نیگیٹو پرسیپشن آئی ہے، اور جس کے اوپر ہم ایز اے اوورسیز کام کر رہے ہیں. یہی آج جو ہم سینٹرل بینک کر گئے تھے اور جو آج انہوں نے ہمارے 2 نکات جو ہے وہ منظور کیے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس سے شاید کیا جائے، کیونکہ obviously آپ لوگوں کی ہی سجیشنز ہوں گی. کوئی آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے، کوئی مڈل گراؤنڈ ہوگا، دے ول میٹ یو ہاف وے. کچھ آپ کی اپنی بھی تحفظات ہیں، لیکن جو آپ نے کہا کہ اعتماد بحال جو کرنا تھا وہ نہیں ہو پایا، بلکہ لوگوں میں بد اعتمادی، انویسٹر میں بد اعتمادی بڑی ہے. جو آپ کے جو سروے ریزلٹس کے مطابق کیا کرنا چاہیے؟ ٹاپ 3 ایکشنیبل چیزیں جو اس وقت ہونی چاہیے. لیکن اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہم سب کے سامنے ہے، اس کا کوئی کوئک فکس نہیں ہے. ہمارے جو اکاؤنٹ کے اندر تقریباً کوئی 4.4 بلین $US پڑے ہیں، یہی ہمارا ریزرو ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جولائی کے اندر تقریباً کوئی $6 ارب کی اور ایکسٹرنل پیمنٹس ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور آج بھی ہمارے پاس $2 ارب کم ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. تو یہ تو اس وقت حالات ہیں. ہمارے اگلے 3 سال کے اندر ہمیں تقریباً کوئی 70 سے 100 بلین $100 کی پیمنٹ کرنی ہے. کافی اسٹرکچرل چینجز ریکوائرڈ ہیں. ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے، ہمیں اپنی آمدنی بڑھانی ہوگی. یہ تو ایک دیکھیں بہت بڑا ایک ٹاپک ہے. اس کے لیے ضروری جو میں پہلے بھی کہتا چلا آیا ہوں اور آگے اب بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے کروں گا، دیکھیں ایک ڈائلاگ ہونا ضروری ہے. ایک ڈائلاگ نہیں ہو رہا بٹوین دا منسٹری آف فائنانس اینڈ جو آپ کی جو بزنس کمیونٹی ہے. سو ابھی تک منسٹری آف فائنانس کے ساتھ کوئی بھی ڈائلاگ نہیں ہوا ہمارا. آج پہلا ہمارا ڈائلاگ ہوا ہے سینٹرل بینک کے ساتھ، جو کہ اچھی خوش آئند بات ہے، مگر ابھی تک منسٹری آف فائنانس کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہوا جہاں پہ ہم مل کے بیٹھ کے ایک بات چیت کریں اور ایک مل کے کولیبریٹو سولوشن نکالیں کہ پاکستان اس حالات سے گزر رہا ہے، ہم مل کے کس طرح معاملات کو سدھار سکتے ہیں آنے والے 6 سے 12 مہینے کے اندر. بہت شکریہ عامر پراجا صاحب. میرے لیے بڑی تعجب کی بات ہے سن کے کہ ابھی تک کوئی ڈائلاگ ہو نہیں پا رہا، حالانکہ ملک کی جو معیشت کے حالات ہیں، انویسٹر کانفیڈنس کے معاملے میں آپ نے بتایا، یہ تو ایک ہائی پرائیورٹی کی ٹاسک ہونی چاہیے ہے. بہرحال یہ ہو نہیں پا رہا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.